हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कॉमर्स हंट पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी टाइम से कर रहे होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जिसका टाइटल है कंपोनेंट, एलिमेंट्स एंड एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग। तो देयर आर 3 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग: रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट रिक्रूटमेंट। ठीक है, जैसा कि जो टाइटल है कंपोनेंट ऑफ स्टाफिंग, जिसमें 3 कंपोनेंट हैं, एक रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे अबाउट रिक्रूटमेंट। तो जो रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग है, जब हम तीनों कॉन्सेप्ट को मर्ज कर देते हैं तो कहीं ना कहीं जो स्टाफिंग है और जो स्टाफिंग का कॉन्सेप्ट है वो डेवलप होता है। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज रिक्रूटमेंट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी थोड़ा बहुत डिटेल में बता दिया था कि रिक्रूटमेंट क्या है और सिलेक्शन क्या है। ठीक है, आज हम रिक्रूटमेंट के बारे में बात करते हैं और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सोर्स भी हैं, वो क्या हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज रिक्रूटमेंट और व्हाट डू यू मीन बाय रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मीन्स इंड्यूसिंग और अट्रैक्टिंग more and more candidate to apply for vacant job position in the organization। मान लो कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ जॉब पोजीशन क्या वेकेंट है, मतलब जो जॉब है वो खाली है और वहाँ कोई भी पर्सन अभी जॉब नहीं कर रहा, या कुछ लोग कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ वैकेंसी खाली है। तो हमें उस वैकेंसी को फिलअप करना है। तो मैनेजर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा जिसका नाम है रिक्रूटमेंट। तो उसे क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी कैंडिडेट हैं उन्हें अट्रैक्ट करना पड़ेगा उस जॉब के लिए। इसके लिए वो क्या कर सकता है, वो न्यूज़ में, ठीक है, या न्यूज़पेपर में या अदर सोर्स के थ्रू क्या करेगा, एडवर्टीजमेंट करेगा अबाउट दिस वेकेंट जॉब। क्लियर। इन जनरल वर्ड्स, रिक्रूटमेंट मीन्स सर्च फॉर कैंडिडेट्स who can perform the vacant role and inducing them to apply and come forward for filling the vacant job role। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम सिंपल सेंस में बात करें कि जो रिक्रूटमेंट का सिंपल मीनिंग क्या है, तो सिंपल मीनिंग क्या है कि जो कैंडिडेट है उसकी हम सर्चिंग कैसे करें, किसके लिए, जो भी वैकेंट जॉब है किसी ऑर्गेनाइजेशन में उसके लिए। क्लियर। The recruitment function is very important because the end result of recruitment function is receiving large number of application to make selection form। बेसिकली हम सिलेक्शन करते हैं तो उससे पहले एक प्रोसेस होता है रिक्रूटमेंट का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, जब तक हम सिलेक्शन नहीं कर लेंगे तो ठीक है, और सिलेक्शन हम कब करेंगे, जब रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो रिक्रूटमेंट में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को अप्लाई किया जाएगा और मतलब अट्रैक्ट किया जाएगा। तो वो कैंडिडेट क्या होंगे, फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। देयर आर 2 इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। फर्स्ट इज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सेकंड इज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। मतलब 2 सोर्स हैं रिक्रूटमेंट के, एक इंटरनल सोर्स कहते हैं, दूसरा कहते हैं एक्सटर्नल सोर्स। तो ये इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, अंडर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट द vacant जॉब पोजीशन आर फिल्ड बाय इंड्यूसिंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसमें क्या होगा, जो भी वेकेंट जॉब है और जो खाली जगह है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो किसके द्वारा फिल की जाएगी, वो उसके द्वारा फिल की जाएगी। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय हैं उसके इंटरनली जो एम्प्लॉय हैं, जो वहाँ वर्क ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं, जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, उन्हीं के द्वारा उस वैकेंसी को फिलअप किया जाएगा। लिखा है ना, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के ओल्ड एम्प्लॉयज हैं और जो ऑलरेडी वहाँ वर्क कर रहे हैं उसी के द्वारा वो वैकेंसी फिलअप की जाएगी। द वेकेंट जॉब पोजीशंस आर फिल्ड बाय यूजिंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज ओनली एंड नो आउटसाइडर्स आर परमिटेड इन इंटरनल सोर्स। ठीक है, और मतलब जो वेकेंट जॉब है वो फिलअप की जाएगी ओनली एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के द्वारा। ठीक है, और इसमें हम किसी भी जो भी आउटसाइडर्स है, ठीक है, उसे इन्वाइट नहीं करेंगे। क्लियर हो गया। इंटरनल मतलब जो अपने अंदर है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसी के थ्रू क्या कर रहे हैं, हम उनका रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉमन बिकॉज ऑफ द एडवांटेज। मतलब ये क्यों इंपॉर्टेंट है और इसके क्या एडवांटेज हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इट इज़ इकोनॉमिकल। सबसे पहले आपको पता है कि सस्ती पड़ती है ये प्रोसेस। कैसे पड़ती है, क्योंकि आपको पता है जब है आप किसी आउटसाइडर को इनवाइट करोगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेंगे, खर्चे भी करने पड़ेंगे। ठीक है, आपके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर में करना पड़ेगा, सोशल मीडिया पे करना पड़ेगा, या न्यूज़ में करना पड़ेगा, और एनी अदर सोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ कॉस्ट लगानी पड़ेगी। पर अगर आप इंटरनली किसी का सिलेक्शन करोगे, इंटरनली किसी का रिक्रूटमेंट करोगे, तो इस तरीके से क्या होगा, जो आपकी कॉस्ट आएगी वो बच जाएगी। दूसरा क्या है, इट मोटिवेट्स द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज।
मतलब जो ऑलरेडी एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उन एम्प्लॉय को ये प्रोसेस क्या करता है, मोटिवेट करता है। जो सोर्स है इंटरनल सोर्स, वो मोटिवेट करता है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को। क्यों करता है? क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी भी इंपॉर्टेंस है, हमें भी कहीं ना कहीं वैल्यू मिल रही है। क्लियर? देन लेस अमाउंट इज स्पेंड ऑन ट्रेनिंग। और दूसरा क्या है, जैसे अभी हमने एक पॉइंट डिस्कस किया, इट इज इकोनॉमिकल, तो उसी से रिलेटेड है, पर इसमें स्पेसिफाई कर दिया जो ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट है उसमें। तो मतलब यहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी एम्प्लॉय को, वो तो क्या करना पड़ेगा, कुछ लेस कॉस्ट लगेगी, कम से कम कॉस्ट लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि पहले से उसे ट्रेनिंग दे दी गई है, अब कुछ न्यू ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो उसके लिए कुछ लेस अमाउंट देना पड़ेगा। अगर मान लो कोई बाहर से किसी एम्प्लॉय को लेकर आएंगे, तो उसके लिए पूरा अमाउंट डिस्कस करना पड़ेगा, पूरा अमाउंट स्पेंड करना पड़ेगा उसकी ट्रेनिंग पर। क्लियर? Now the next point is the employees are already familiar with the rules and regulation of organization. नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, जब आप इंटरनली किसी का सिलेक्शन करोगे तो क्या होगा, वहाँ का जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है वो पहले से अवेयर है जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके बारे में, वहाँ के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके बारे में। सो लेस चांसेस ऑफ टर्नओवर। और दूसरा, जो चांसेस हैं मतलब जॉब को छोड़ने के, वो कम हो जाते हैं। टर्नओवर मतलब जॉब को छोड़ देना, तो वो चांसेस कम हो जाते हैं। देन इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें और नेक्स्ट मेरिट की बात करें, तो वो है इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज टू गेट प्रमोशन। एम्प्लॉयज शो बेटर परफॉर्मेंस। मतलब क्या है कि एम्प्लॉय को पता है कि अगर वो बेटर परफॉर्म करेगा तो उसका प्रमोशन होगा, तो इसलिए जो एम्प्लॉय हैं अपना बेस्ट एफर्ट देते हैं, जिससे क्या होता है, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होती है। नाउ द नेक्स्ट एडवांटेज इज थ्रू ट्रांसफर एम्प्लॉय गेट ट्रेनिंग ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ जॉब रोटेशन। और बेसिकली क्या होता है, अगर हम इंटरनली किसी का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, मान लो पहले वो अकाउंटेंसी डिपार्टमेंट में वर्क करता था, अब उसका मतलब ट्रांसफ़र कर दिया है किसी भी परचेसिंग डिपार्टमेंट में, तो क्या हो रहा है, उससे पहले से कुछ ट्रेनिंग मिली थी, अब उससे कुछ न्यू ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, जो एम्प्लॉय है उसका रोटेशन होगा एक जॉब से दूसरी जॉब के लिए। क्लियर हो गया? और साथ साथ उसे ट्रेनिंग मिलेगी, तो ट्रेनिंग मिलेगी तो कहीं ना कहीं वो अपनी स्किल्स को एडवांस करेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है थ्रू ट्रांसफर सरप्लस एम्प्लॉय कैन बी शिफ्टेड टू अदर डिपार्टमेंट। जस्ट एग्जांपल, दो डिपार्टमेंट है, एक परचेसिंग डिपार्टमेंट है, दूसरा सेल्स डिपार्टमेंट है। परचेसिंग डिपार्टमेंट में ज़्यादा मतलब एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, सपोज जस्ट एग्जांपल वहाँ 10 एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और सेल्स डिपार्टमेंट में ओनली 5 एम्प्लॉयज़ हैं। तो क्या करना पड़ेगा, हम इस तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं कि दोनों में इक्वली हो जाएं, जिससे किसी के पास ओवर बर्डन भी ना हो और ऐसा भी ना हो कि कुछ एम्प्लॉयज फ्री बैठे, उनके पास कोई काम ही नहीं है करने के लिए। क्लियर? अब इसके बाद डिस्कस करते हैं द ड्रॉबैक्स और डिमेरिट्स ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। तो जो इंटरनल रिक्रूटमेंट है उसके क्या लिमिटेशंस हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, ठीक है, और क्या ड्रॉबैक्स हैं, उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि आपको पता है किसी भी चीज़ के अगर मेरिट होते हैं तो कहीं ना कहीं उसके डिमेरिट्स भी होते हैं। तो फर्स्ट डिमेरिट इज नो फ्रेश और न्यू आइडिया विल कम इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली क्या होता है, जस्ट एग्जांपल, जब आप एप्लीकेशन इनवाइट करोगे बाहर के एम्प्लॉय को और आउटसाइडर को, तो क्या होगा, आपको एक न्यू आइडिया मिलेगा, न्यू फ्रेश आइडिया मिलेगा और न्यू कैंडिडेट मिलेंगे। ठीक है, पर क्या होगा, जब आप अपने ही डिपार्टमेंट से किसी का सिलेक्शन करोगे तो ऑलरेडी उसके आइडिया को तो आप पहले से यूज़ कर रहे हो। ठीक है, क्लियर? देन इसके बाद सेकंड ड्रॉबैक इज देयर विल बी लिमिटेड चॉइस। अगर इंटरनली आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे, तो आपके पास एक लिमिटेड चॉइस होगी, पर जब आउटसाइडर को सिलेक्ट करोगे तो उसके लिए आप क्या करोगे, एप्लीकेशन निकालोगे और उसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, तो आपके पास सिलेक्शन के लिए बहुत सारे ऑल्टरनेटिव बने रहते हैं। तो एक ये कहीं ना कहीं लॉस है इस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का। देन इसके बाद आता है नॉट सुटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि आपको पता है जब कोई न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश की जाती है तो वहाँ एक कॉन्सेप्ट तो ये है कि वहाँ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय इतने नहीं होंगे या होंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट वहाँ क्या है, उसके लिए सुटेबल नहीं है। ये सुटेबल है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जहाँ ऑलरेडी एम्प्लॉय बहुत सारे वर्क कर रहे हैं और इस तरीके से वर्क को हम परफॉर्म कर सकते हैं। देन इसके बाद आता है फ्रीक्वेंट ट्रांसफर में रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय। जस्ट एग्जांपल, एक एम्प्लॉय था, वो पहले प्लानिंग डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा था या मान लो परचेसिंग डिपार्टमेंट में कर रहा था। अब उसने 6 महीने वर्क किया, उसका ट्रांसफर कर दिया सेल्स डिपार्टमेंट में। सेल्स डिपार्टमेंट में वर्क किया 6 महीने, तो फिर ट्रांसफर कर दिया मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। तो मतलब एम्प्लॉय को ये फीलिंग आती है कि उसकी मतलब क्या है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है ना ऑर्गेनाइजेशन। अगर मान लो इंपॉर्टेंस है भी, तो वो जिस वर्क में अपना 100% दे रहा है और परफेक्शन मिल रही है उसे, और उसे लगता है कि वो उसमें और बेटर कर सकता है, और जब तक बेटर कर पाता है जब तक उसका ट्रांसफर कहीं और कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय को एक फियर होता है, एक डर रहता है कि मान लो अगर मैं इसमें अपना बेटर दूंगा और कोई मेरा ट्रांसफर दूसरी जगह कर दिया तो जो भी मैंने नॉलेज गेन की है, जो भी स्किल्स में एडवांसमेंट पाया है, उसका बेटर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। क्लियर हो गया? तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉयज़ की जो प्रोडक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। अब बात करते हैं अंडर द इंटरनल रिक्रूटमेंट फॉलोइंग मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट आर यूज्ड।
जो इंटरनल रिक्रूटमेंट होता है उसमें कुछ मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। एक होता है ट्रांसफ़र, दूसरा होता है प्रमोशन। कुछ स्टूडेंट है ना ट्रांसफ़र और प्रमोशन को दोनों सिमिलर ही मानते हैं और उनके अकॉर्डिंग कोई डिफरेंस नहीं है, पर दोनों कॉन्सेप्ट डिफरेंट हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं जस्ट एग्जाम में। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है ट्रांसफ़र और दूसरा प्रमोशन। ट्रांसफ़र में क्या होता है? ट्रांसफ़र मीन्स शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अदर एट द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी। जस्ट एग्जांपल, आपने हायरार्की पढ़ी है मैनेजमेंट की, जिसमें होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट में। तो ट्रांसफर में मतलब क्या होता है? जस्ट एग्जांपल, अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो जस्ट लोअर लेवल मैनेजमेंट को ले लेते हैं। तो उसमें लोअर लेवल मैनेजमेंट में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे। तो उसमें क्या होगा? जो भी ट्रांसफर होगा विद इन सेम डिपार्टमेंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो लोअर से मिडिल में जा रहा है, मिडिल से टॉप पर जा रहा है। ट्रांसफर मतलब क्या होता है कि सेम डिपार्टमेंट में, अगर वो लोअर में तो लोअर में ही ट्रांसफर होगा और ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होगा उसकी, मतलब जो भी पे स्केल्स दिया जा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? जैसे मान लो लोअर डिपार्टमेंट में ही बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, डिपार्टमेंट डी। अब वो डिपार्टमेंट ए में वर्क कर रहा था और उसका ट्रांसफर कर दिया डिपार्टमेंट सी में, तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, मतलब सेम लाइन में उसका ट्रांसफर किया है, इसे बोलते हैं ट्रांसफर। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसफर ऑफ क्लर्क फ्रॉम अकाउंट डिपार्टमेंट टू परचेज डिपार्टमेंट। जैसे मान लो लोअर डिपार्टमेंट था पहले, वो मतलब क्या था, वर्क कर रहा था अकाउंट डिपार्टमेंट में, और उसका उस डिपार्टमेंट से उसका ट्रांसफर कर दिया परचेज डिपार्टमेंट में, मतलब बिना सेम डिपार्टमेंट, तो वो लोअर में ही रहा अभी। और प्रमोशन की अगर हम बात करें तो प्रमोशन में क्या होता है? अभी हम बात कर रहे थे तीन कॉन्सेप्ट के बारे में, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और जो भी है लोअर लेवल मैनेजमेंट में। तो उसमें क्या, जस्ट एग्जांपल, अगर कोई एम्प्लॉय बेटर परफॉर्म कर रहा है तो हम उसका क्या करते हैं? प्रमोशन कर देते हैं। प्रमोशन मतलब उसकी जॉब में इनरिचमेंट कर देते हैं। अभी वो लोअर में कर रहा था वर्क, अब लगता है कि वो और बेटर कर सकता है तो उसका मिडल में ट्रांसफर कर देते हैं। और लगता है कि अगर वो मिडल में वर्क कर रहा बेटर है और मिडल से भी बेटर कर सकता है तो उसका टॉप लेवल मैनेजमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसे, या उसका कह सकते हैं उसको शिफ्ट कर देते हैं, ट्रांसफर नहीं कहेंगे, शिफ्ट कर देते हैं। तो इसे बोलते हैं प्रमोशन। मतलब उसकी जॉब में इनरिचमेंट हो रहा है, वो सेम डिपार्टमेंट में नहीं जा रहा है, अब बढ़ जा रहा है, डाउनवर्ड नहीं जा रहा। क्लियर हो गया? तो प्रमोशन रेफर्स टू शिफ्ट ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अदर विद हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी। मतलब उसकी अथॉरिटी है वो इंक्रीज हो रही है, लोअर से मिडिल में गया, मिडिल से टॉप में गया। इन प्रमोशन द अथॉरिटी लेवल, द रैंक और रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय एंड प्रेस्टाइज इंप्रूव और इंक्रीज। तो ये सब चीज़ उसकी इंप्रूव हो जाती हैं और इंक्रीज भी हो जाती हैं। जनरली विद द प्रमोशंस देयर इज इंक्रीज इन कंपनसेशन ऑफ सैलरी ऑल्सो। अब आपको पता है, जब पहले वो लोअर में वर्क कर रहा था, लोअर लेवल मैनेजमेंट में वर्क कर रहा था, तो उसकी सैलरी कुछ और होगी। मिडल में जाएगा तो ऑलरेडी उसकी सैलरी इंक्रीज होगी और टॉप में जाएगा तो सैलरी और ज़्यादा होगी। क्लियर हो गया? अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल की, प्रमोशन ऑफ क्लर्क टू अकाउंटेंट पोस्ट। ठीक है, कोई एक क्लर्क था और उसका प्रमोशन कर दिया अकाउंटेंट पोस्ट के लिए, तो कहीं ना कहीं उसकी जो जॉब है उस जॉब पोजीशन में इंक्रीमेंट हो गया। क्लियर हो गया? तो इसे बोलते थे इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। और ये इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के दो मेथड हैं, एक ट्रांसफर, दूसरा प्रमोशन। याद रखना स्टूडेंट अच्छे से। अब बात करते हैं सेकंड, जो भी है हमारा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। व्हेन द कैंडिडेट्स फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आर इन्वाइटेड टू फिल द वेकेंट जॉब पोजिशन, देन इट इज़ नोन एज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। मतलब एक्सटर्नल मतलब बाहर से, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बाहर से एम्प्लॉय को इन्वाइट कर रही है कि आप आइए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, ये वेकेंट जॉब है, उसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोसेस है, उसे फॉलो करिए। क्लियर? तो इसे बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इन अदर वर्ड, अगर हम दूसरे शब्दों में भी देखें तो व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन मीट टू मैन पावर रिक्वायरमेंट फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देन इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। मतलब मान लो जो ऑर्गेनाइजेशन है, अब इंटरनल डिपार्टमेंट से उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो रही, तो ऑर्गेनाइजेशन को अब लग रहा है कि अब नीड है कि आउटसाइड जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उन्हें भी इन्वाइट कर लिया जाए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसे बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। Whenever large number of job positions are vacant, then external recruitment is preferred। जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा जॉब खाली होती हैं तो उस केस में एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाता है। द एडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट आर, अब जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है उसके क्या एडवांटेज हैं, ठीक है, और वो कैसे डिफरेंट हैं इंटरनल से। तो बात करते हैं फर्स्ट, फ्रेश टैलेंट। जैसे कि हम बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं ड्रॉबैक की बात कर रहे थे जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की, वो इसका मेरिट हो जाएगा। जैसे फ्रेश टैलेंट, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के जो ड्रॉबैक्स हैं वो कहीं ना कहीं मेरिट बन जाएंगे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के। तो फर्स्ट आता है फ्रेश टैलेंट। मतलब किस, आप क्या करोगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर से कोई एम्प्लॉय को इन्वाइट करोगे तो कहीं ना कहीं आपको एक नया टैलेंट मिलेगा, नया स्किल्स मिलेगा, नया टैलेंट मिलेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हो। देन इसके बाद आता है बाय चॉइस। आपने एप्लीकेशन इन्वाइट कर दिया आउटसाइडर को,
अब बहुत सारे एम्प्लॉय उस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके पास वेराइटी ऑफ चॉइस होती हैं सिलेक्शन के लिए। इसके बाद क्या है, क्वालिफाइड पर्सनल, ठीक है। तो बाय यूजिंग एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट द मैनेजमेंट कैन गेट क्वालिफाइड एंड ट्रेन पर्सन। अब क्या है, आपके पास बहुत सारी चॉइस हैं और आप बेस्ट से बेस्ट सेलेक्ट कर सकते हो, बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट को आइडेंटिफाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन और अकॉर्डिंग टू देयर ट्रेनिंग, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। थ्रू कैंपस प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैन गेट एम्प्लॉय विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। आपने सुना होगा, जैसे मान लो कुछ स्टूडेंट एमबीए कर रहे होते हैं और एमबीए करने के दौरान उनका प्लेसमेंट हो जाता है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती हैं कि जो फ्रेश टैलेंट है, जो ऑलरेडी अभी मान लो स्टडी में एंगेज है, तुरंत वहाँ से उनका रिक्रूटमेंट कर लेते हैं, जिससे कहीं ना कहीं क्या होता है, जो लेटेस्ट अपडेशन है वो उन्हें मिल जाता है। देन इसके बाद नेक्स्ट मेरिट है कॉम्पिटेटिव स्पिरिट। थ्रू एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट व्हेन आउटसाइडर्स ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन दिस डेवलप अ कॉम्पिटेटिव स्पिरिट इन द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब मान लो कोई एक फ्रेश टैलेंट आ रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में और वो बेटर परफॉर्म करता है, तो कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय उन्हें भी लगेगा कि हाँ जी, हमसे बेटर परफॉर्म कर रहा है, तो हमें भी इसके अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन करना पड़ेगा और वो करना चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक स्पिरिट आ जाती है कॉम्पिटिशन की, तो ये कहीं ना कहीं एक मेरिट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब बात करते हैं डिमेरिट ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। द फर्स्ट इज द मोरल ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय गोज डाउन और फॉल। मतलब क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं, जो ओल्ड एम्प्लॉय हैं, ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, उनका जो मोरल है वो डाउन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उन्हें लगता है कि अब जो भी एम्प्लॉय आएंगे वो बाहर से आएंगे, हमें कोई चांस नहीं मिलेगा कि हाँ हमें ट्रांसफर कर दिया जाए वन प्लेस टू अनदर प्लेस। Then second demerit is the new employee cannot adjust in the rules and regulation of the organization which means more chances of turnover। मतलब मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में नया एम्प्लॉय आ रहा है, तो समटाइम देखा जाता है कि वो उस एनवायरनमेंट से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता, ठीक है, और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उससे अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाता, जिससे वो जॉब छोड़ के चला जाता है। तो इस तरीके से जो चांसेस होते हैं टर्नओवर के वो इंक्रीज हो जाते हैं। देन नेक्स्ट डिमेरिट इज इट इज एक्सपेंसिव एज टू इनवाइट द आउटसाइडर टू अप्लाई फॉर द जॉब। कंपनी हैव टू वियर हैवी बर्डन ऑफ एडवर्टाइजिंग। मतलब जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसका हैवी बर्डन कंपनी को वियर करना पड़ता है। समझ में आ गया? देन इसके बाद आता है लेंदी प्रोसेस, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट टेक्स लॉन्ग टाइम। क्योंकि जो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट है उसे कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय लगता है, ठीक है, क्योंकि आप बाहर से एप्लीकेशन इनवाइट करोगे, ठीक है, उनका सिलेक्शन करोगे और बहुत सारी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, तो और उनकी स्क्रीनिंग भी करनी पड़ती है, तो इससे क्या होता है, बहुत सारा टाइम लगता है। तो कहीं ना कहीं ये क्या एक लेंदी प्रोसेस बन जाता है डिपार्टमेंट के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इसलिए कहीं ना कहीं डिमेरिट है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का। अब बात करते हैं द कॉमन मेथड ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट आर, मतलब कुछ मेथड्स हैं इसके। द फर्स्ट इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ये क्या होता है, समटाइम्स द ऑर्गेनाइजेशन पेस्ट नोटिस एट द गेट ऑफ देयर ऑफिस, ठीक है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती हैं, अगर कोई रिक्रूटमेंट है तो उससे रिलेटेड एक नोटिस अपनी गेट पर लगा देती हैं। और फैक्ट्री और वर्कशॉप, ठीक है, स्टार्टिंग द वेकेंट जॉब पोजीशन। देखा होगा आपने कभी अपनी लाइफ में भी कि जब मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर मतलब एक पेपर लगा होता है जिस पर लिखा होता है कि वेकेंट रिक्वायर्ड, मतलब जॉब खाली है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है। द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, तो वो क्या करते हैं, अपना वॉक इन इंटरव्यू देते हैं और इस तरीके से रिक्रूटमेंट में अपेयर हो जाते हैं। दिस मेथड ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इज मोस्ट सुटेबल फॉर अनस्किल्ड जॉब पोजीशन। जैसा आपने सुना भी होगा कि बहुत जगह इस तरीके से नोटिस लगे होते हैं, वहाँ लिखा होता है कि स्किल्ड और नॉन स्किल्ड दोनों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी अनस्किल्ड पीपल होते हैं उनके लिए मतलब जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो सिंपल रहता है और उन्हीं के लिए सुटेबल रहता है, जस्ट लाइक जो स्वीपर हैं, प्यून हैं, उनके लिए। अब बात करते हैं कैजुअल कॉलर्स। ये क्या है, जनरली द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन अ एप्लीकेशन फाइल इन विच दे कीप ऑल द पेंडिंग एप्लीकेशन विच आर द जॉब सीकर लीव द ऑर्गेनाइजेशन रिसेप्शंस। मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के पास एक जॉब फाइल होती है, मतलब एक फाइल होती है जिसमें बहुत सारे एप्लीकेशन लगे होते हैं, और क्या होता है कि वो एप्लीकेशन ऑलरेडी रखे होते हैं उनके पास, जैसे जैसे आते हैं जॉब के लिए वो रखते जाते हैं, और जैसे जॉब कोई वैकेंट खाली होती है तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, उन पर्सन को इनवाइट कर लेती हैं उस रिक्रूटमेंट के लिए, ठीक है। समटाइम द एप्लीकेशन ऑफ सुटेबल कैंडिडेट हु आर नॉट सेलेक्टेड इन प्रीवियस ईयर सिलेक्शन प्रोसेस आर ऑल्सो केप्ट इन द एप्लीकेशन फाइल। जस्ट एग्जाम्पल, लास्ट ईयर कोई सिलेक्शन हुआ था या रिक्रूटमेंट हुआ था, तो लास्ट ईयर मतलब 10 कैंडिडेट की नीड थी, पर कुछ कैंडिडेट थे मतलब जो 11th और 12th प्लेस पर मतलब थे, वो मतलब क्वालिफाइड थे, पर वैकेंट जॉब उतनी थी 10, तो इस वजह से उन्हें नहीं लिया गया, पर उन्हें इन पेंडिंग रख लिया कि नेक्स्ट टाइम जब भी जॉब निकलेगी तो हम आपको कॉल करेंगे। समझ में आ गया? दिस एप्लीकेशन फाइल इज कंसिडर्ड एज अ राइटिंग लिस्ट
मतलब इसमें क्या होता है कि एक लिस्ट रखी होती है जिसमें सब एम्प्लॉयज़ की और सब मतलब जो भी वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी एक इन्फॉर्मेशन होती है, जिससे अगर मान लो अगर कोई लगता है कि जॉब वैकेंसी है तो उन्हें इन्वाइट कर लिया जाता है। देन नेक्स्ट मेथड इज एडवर्टाइजिंग, जिसे हम बोलते हैं एडवर्टीजमेंट। द मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर मेथड ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इज एडवर्टाइजिंग अबाउट द वैकेंट जॉब पोजीशन। मतलब क्या होता है, थ्रू एडवर्टीजमेंट जो आउटसाइडर्स हैं उन्हें इन्वाइट किया जाता है। The organization select the media of advertisement keeping in mind the requirement of job position। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन वो क्या करती है, अपने माइंड में ये ध्यान रखती है कि हमें जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो थ्रू एडवर्टीजमेंट ही मतलब अपने यहाँ लेकर आने हैं। फॉर एग्जाम्पल जॉब ऑफ एन अकाउंटेंट, द एडवर्टीजमेंट कैन बी गिवन इन द चार्टर्ड अकाउंटेंट जनरल। मतलब कुछ जर्नल्स होते हैं जिसमें जॉब एडवर्टीजमेंट दिए जाते हैं, या आपने सुना होगा कुछ न्यूज़पेपर में दे दिए जाते हैं या अदर सोर्स ऑफ मीडिया के थ्रू दे दिए जाते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से रिक्रूटमेंट किया जा सकता है और बहुत सारे तरीके होते हैं एडवर्टीजमेंट के। इसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ये क्या है? गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट एंड मिडल मैन बिटवीन द जॉब सीकर एंड द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये क्या है, जो जॉब सीकर्स होते हैं मतलब जिन्हें जॉब चाहिए और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों के बीच में एक मिडल मैन का काम करते हैं। ठीक है, ये एक एजेंसी के टाइप से समझ सकते हो आप, जिसे बोलते हैं गवर्नमेंट एक्सचेंज। तो इसमें क्या होता है, अगर कोई जॉब होती है तो ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं। द जॉब सीकर लीव देयर बायोडेटा एंड डिटेल ऑफ द क्वालिफिकेशंस विद द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। मतलब जो किसी जॉब चाहिए वैकेंसी के लिए, वो क्या करता है, अपनी जो क्वालिफिकेशंस हैं उससे रिलेटेड बायोडेटा उस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में सबमिट कर जाता है। ठीक है, और जब नीड होती है तो जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वो कॉन्टेक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, और उसके बाद जो भी रेस्पॉन्स होता है वो जॉब सीकर्स को दिया जाता है। देयर नेक्स्ट मेथड इज प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। ये क्या होता है? प्लेसमेंट एजेंसी प्रोवाइड नेशन वाइड सर्विस ऑफ मैचिंग डिमांड एंड सप्लाई ऑफ वर्कफोर्स। मतलब वो मैच करती हैं कि कितनी डिमांड है वर्कफोर्स की और कितनी सप्लाई करनी है। ठीक है, दिस एजेंसी इनवाइट द बायोडेटा एंड द रिकॉर्ड फ्रॉम वेरियस जॉब सीकर्स। तो मतलब ये क्या करती हैं, बायोडेटा को मेंटेन करके चलती हैं। ठीक है, जो भी मतलब जॉब सीकर्स हैं उनके। दिस एजेंसी चार्ज फीस। ऑब्वियसली ये क्या करती हैं, जब ये मतलब कुछ ना कुछ सर्विस प्रोवाइड करें उसके रेफरेंस में क्या करती हैं, जॉब से रिलेटेड जो भी फीस है उसे चार्ज करती हैं। देयर आर अ काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज डन बाय प्राइवेट एंटरप्राइज। बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जो इस तरीके के सर्विस प्रोवाइड करती हैं। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज कैंपस रिक्रूटमेंट। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कैंपस रिक्रूटमेंट। जैसे मान लो क्या था कि कुछ कैंडिडेट्स हैं जो मतलब फाइनल ईयर में हैं एमबीए के में, और मतलब अपना एमबीए कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। और तो कुछ क्या होता है कि कुछ कंपनीज है ना उस कैंपस में जाती हैं और उन्हें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट चाहिए उनका मतलब क्या करती हैं, कैंपस रिक्रूटमेंट कर लेती हैं। मतलब कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन कर लेती हैं और उन्हें मतलब एक टाइम पीरियड दे देती हैं कि इस टाइम पीरियड के बाद उन्हें ज्वाइन करना है। तो इनसे क्या होगा, वो एक फ्रेश टैलेंट और अपडेटेड टैलेंट को मतलब क्या करते हैं, हायर कर लेते हैं। क्लियर हो गया? देन इसके बाद क्या होता है, रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज़। इसमें क्या होता है, मैनी फर्म एनकरेज देयर एम्प्लॉय टू रिकमेंड देयर नेम ऑफ देयर रिलेटिव। ठीक है, फ्रेंड एंड अदर नोन पीपल टू फिल द वैकेंट जॉब पोजीशन। मतलब देखा होगा अपने ऑर्गेनाइजेशन में कि कुछ मतलब लोग पर्सन जॉब कर रहे हैं और वो अपने ही रिलेटिव्स को इनवाइट कर लेते हैं किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए, या अपने किसी फ्रेंड को बुला लेते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो जिससे क्या होगा, जो स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस खर्च होने वाले हैं, जो कॉस्ट आने वाली है, वो बच जाती है ऑर्गेनाइजेशन की। और कहीं ना कहीं एक ऐसा पर्सन मिल जाता है जिसे ऑलरेडी आप पहले से जानते हो। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। द ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर रिकमेंडेशन बाय ट्रस्टिंग द गुडविल ऑफ द प्रेजेंट एम्प्लॉय। मतलब जो प्रेजेंट एम्प्लॉय वर्क कर रहा है उसने अपने किसी रिलेटिव्स को बुलाया है, तो ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं अपने एम्प्लॉय पर ट्रस्ट है, तो उसे लगता है कि ये जिस पर्सन को भी लेकर आएगा वो भी ट्रस्टेबल होगा। क्लियर? देन इसके बाद नेक्स्ट मेथड है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। इसमें क्या होता है, जो जॉबर्स होते हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं आर द पीपल हु कीप इन टच विद द लेबर इन विलेज एंड रूरल एरियाज एंड whenever there is a vacancy or requirement for labor in a factory or in the construction sites। ठीक है, तो मतलब क्या होता ये मतलब कहीं ना कहीं एक टच में रहते हैं, किसके, जो मतलब लेबर्स हैं उनके, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनके टच में रहते हैं। और जब भी किसी भी तरीके से मतलब किसी फैक्ट्री में या किसी साइट पर मतलब वेकेंट जॉब होती है, तो ये क्या करते हैं, उन लेबर्स को हायर कर लेते हैं। और मोस्टली आपको पता है जो लेबर्स होती हैं मोस्टली वो क्या होती हैं, अनस्किल्ड होती हैं। तो उन्हें मतलब कम मतलब कॉस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा लेबर मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ के लिए भी बेनिफिट है और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए भी बेनिफिट है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर मेंटेन्स क्लोज कॉन्टैक्ट विद द लेबर्स एंड
कैन दे प्रोवाइड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स एट अ शॉर्ट पीरियड। मतलब एक मान लो कोई जल्दी से जल्दी कोई नोट वो चाहिए, हमें एम्प्लॉयज़ की नीड चाहिए या वर्कर्स की नीड चाहिए, तो इस तरीके के प्रोसेस से उन्हें फुलफिल किया जा सकता है। जैसा मैंने आपको बताया था और भी प्रोसेस हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं आप टेलीविज़न के थ्रू, तो टेलीविज़न भी एक अच्छा सोर्स है जिससे आप क्या कर सकते हो कि जो भी जॉब वेकेंट खाली हैं, मतलब जॉब खाली हैं, उसके लिए आप मतलब इनवाइट कर सकते हो अदर पर्सन को। नाउ द नेक्स्ट, वेब पब्लिशिंग। मतलब अब क्या है, इंटरनेट का मतलब ज़माना है, आपको पता है, तो आप विद द हेल्प ऑफ वेबसाइट और ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू मतलब एप्लीकेशन इनवाइट कर सकते हो। जैसे आपने बहुत सारी वेबसाइट भी देखी होंगी, जैसे naukri.com है, monster.com है, ठीक है, और अदर भी मतलब वेबसाइट्स हैं जो इस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। इससे क्या होता है कि जो जॉब सीकर्स होते हैं वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते हैं, और जब भी उनका जो भी इस तरीके का प्रोसेस फॉलो करना होता है, रिक्रूटमेंट या टेस्ट देना हो, इंटरव्यू देना हो, वो इस प्रोसेस के थ्रू हो जाता है। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो स्टूडेंट, मैंने आपको डिटेल में इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में बता दिया और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में बता दिया, साथ ही मैंने टाइम टू टाइम इनके जो भी एग्जाम्पल्स है वो भी आपको बता दिए, ठीक है। जैसे आपको कुछ डिफरेंस दे रखे हैं, मतलब ये पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जैसे मीनिंग के बेसिस पर, टाइम के बेसिस पर, इकोनॉमी के बेसिस पर, क्वालिटी के बेसिस पर, मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़ के बेसिस पर। तो ये कुछ बेस हैं जिसके बेसिस पर आप दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो आप इसे जस्ट रीड आउट कीजिए, और रीड आउट करने से आपको ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अगर आपको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम है तो आप क्या करना है कि आपको जो भी कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट करना है, और आपको उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी इमीडिएट फीडबैक है वो दे दिया जाएगा। तो लास्ट में हम अब कंक्लूड कर देते हैं जो भी रिक्रूटमेंट का पार्ट था। जैसे हमारा टाइटल था कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग, इसमें 3 पॉइंट थे, एक रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया रिक्रूटमेंट। तो बेसिकली जो सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हैं वो 2 तरीके से हैं, एक इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, दूसरा है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में 2 मेथड थे, एक था प्रमोशन, दूसरा ट्रांसफ़र। प्रमोशन क्या है, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं हम, ठीक है, एक लेवल से दूसरे लेवल के लिए करते हैं, और जो ट्रांसफ़र है वो विद इन सेम डिपार्टमेंट होता है। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में बहुत सारे मेथड हमने आपको डिस्कस कर दिए, जैसे कैजुअल कॉलर के बारे में बता दिया, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बारे में बता दिया, एडवर्टाइजिंग के बारे में बता दिया, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है, या कैंपस रिक्रूटमेंट किस तरीके से किया जाता है। कुछ होते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, और अगर करंट दौर चल रहा है तो वेब पब्लिशिंग के थ्रू हो रहा है, और रिक्रूटमेंट भी हो रहा है तो विद द हेल्प ऑफ प्लेसमेंट एजेंसीज, ठीक है, और जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट है वो भी रिक्रूटमेंट में हेल्प करती हैं। देन इसके बाद होता है रिकमेंडेशंस होती हैं फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज़, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, वो अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड को या अदर पर्सन्स को हायर कर लेते हैं, जिससे एक ट्रस्ट बना रहता है ऑर्गेनाइजेशन का उस एम्प्लॉयज़ पर और उस पर्सन पर जो रिक्रूटमेंट जिसका किया जा रहा है। और लास्ट में एडवर्टीजमेंट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ टेलीविज़न और एनी अदर सोर्स। तो इस तरीके से लास्ट में हम सम अप कर सकते हैं कि रिक्रूटमेंट एक अच्छा प्रोसेस है स्टाफिंग का, ठीक है, जिससे क्या होगा कि एक आपके पास वैरायटी ऑफ चॉइस होती है, जिससे आप बेस्ट एंड सिलेक्टेड कैंडिडेट को रिक्रूट कर सकते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप फॉलो किया जाता है रिक्रूटमेंट के बाद वो होता है सिलेक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अदर कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग, दैट इज सिलेक्शन। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगता है जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया गया है वो आपके लिए वैल्यूएबल है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लास्ट में इसे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप शेयर करते हो इसे अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से, तो कहीं ना कहीं ये वीडियो उनके लिए भी बेनिफिशियल है। और जैसा आपको पता है कि जो पीरियड चल रहा है कोविड-19 का, इसकी वजह से रेगुलर स्कूल्स बंद हैं, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन स्टडी है सभी के लिए। तो इस वीडियो का बेनिफिट सभी को मिलना चाहिए। तो आई होप आगे अपने आप स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।